we are going to discuss today is meiosis. meiosis हमारे पास एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं. मतलब डिप्लॉयड सेल्स पोजेस द फिनोमेना दैट इज द meiosis. डिप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस भी हो सकती है, meiosis भी, लेकिन meiosis सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होगी. और meiosis के रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल्स के अंदर हाफ हो जाएगा. और हम जैसे ही डॉटर सेल्स के अंदर हाफ होगा, फॉर एग्जांपल गैमीट फॉर्मेशन अगर हो रही है तो गैमीट्स जो meiosis के रिजल्ट में बनेंगे उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. सो व्हेन वंस दीज गैमीट्स विल रीयूनाइट, तो हैप्लॉइड नंबर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे विल गिव राइज टू डिप्लॉयड नंबर अगेन, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि meiosis इंश्योर्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन. अब हम meiosis के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं या डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं. meiosis को हम दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज रिफर टू बी एज meiosis 1 एंड द सेकेंड वन इज रिफर टू बी एज meiosis 2. meiosis 1 से पहले भी हमारे पास इंटरफेस होगा, देन हमारे पास meiosis 1 आएगा. meiosis 1 के बाद हमारे पास अगेन इंटरफेस आएगा एंड देन वी विल हैव meiosis 2. अब यहाँ पर जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि meiosis 1 से पहले जो इंटरफेस होता है, लेट्स कॉल इट एज इंटरफेस 1. इंटरफेस 1 के अंदर हमारे पास G2 फेज एब्सेंट होता है. सो G2 फेज की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल G1 फेज के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है. लाइकवाइज हमारे पास आपने ये याद रखना है कि जैसे ही सेल meiosis 1 में से गुजरता है उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. इसको साथ साथ डिस्कस भी करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है. दिस इज द सेल विच इज डिप्लॉयड. लेट्स से कि इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है दैट इज 46. जैसे ही ये meiosis 1 में से पास करेगा, सो meiosis 1 वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. 2 सेल्स बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis 1. और जो हमारे पास 2 सेल्स बन रहे हैं इनके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट वुड बी हैप्लॉइड. हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा हमारे पास. अगर हम 46 का हाफ करें तो इट विल कम आउट टू बी 23. तो meiosis 1 के रिजल्ट में 2 सेल्स बने और दोनों के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. meiosis 2 को अगर हम देखें तो meiosis 2 हमारे पास यहाँ जब हो रही होगी तो इसके बाद हमारे पास इंटरफेस पहले रन होगा और इंटरफेस के अंदर एस फेज नहीं होगा, ताकि ये जो हमने अभी क्रोमोसोम नंबर हाफ किए दोबारा से डुप्लीकेट नहीं हो जाए. तो यहाँ पर एस फेज नहीं होगा और एस फेज की एब्सेंस में अब हमारे पास इंटरफेस कंप्लीट हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन टूवर्ड्स meiosis 2. meiosis 2 के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगेन दिस ईच सेल वुड अंडरगो meiosis 2. और meiosis 2 को हम कहते हैं दैट meiosis 2 इज वर्चुअली सिमिलर टू दैट ऑफ द माइटोसिस. meiosis 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस के जिस तरह माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बन रहे होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इस पेरेंट सेल से इन डॉटर सेल्स के अंदर सेम मेंटेन्ड रहेगा. तो ये हमारे पास सेल्स रिजल्ट होंगे. तो अगर आप नोट करें तो meiosis के अंदर हमारे पास 2 फेजेस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो 4 सेल्स होंगे और जो 4 डॉटर सेल्स हमारे पास बनेंगे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ होगा देन दैट ऑफ द 46 विच वर ओरिजिनली फाउंड इन द पेरेंट सेल. तो यहाँ पर हम इन सब के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट वुड बी 23. अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट फेजेस हमारे पास जो हैं meiosis के. meiosis 1 को हम फर्दर स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. इसकी फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है, ना सिर्फ meiosis 1 का बल्कि ओवरऑल meiosis का हमारे पास प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज. और माइटोसिस के कंपैरिजन में भी meiosis का ये फेज जो है ये लेंथीएस्ट फेज कहा जाता है इसको. प्रोफेज 1 को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू सब स्टेजेस दैट इंक्लूड्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन,
डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको मेमोराइज करने के लिए यू कैन लर्न द निमोनिक L, जिप, डिप, डाई। सो L स्टैंड्स फॉर लेप्टोटीन, ये जो जिप है इट स्टैंड्स फॉर जाइगोटीन एंड पैकीटीन, दिस इज डिप्लोटीन एंड दिस इज डाइकाइनेसिस। और अगर हम इनमें से देखें तो इनमें से लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास होगा पैकीटीन। पैकीटीन वुड बी द लॉन्गेस्ट फेज अमंग दीज ऑल। जैसे ही हमारे पास प्रोफेज 1 एंड होगा, नाउ द सेल वुड हेड टुवर्ड्स सेकेंड फेज दैट इज कॉल्ड एज द मेटाफेज 1, देन अगेन एनाफेज 1 एंड अल्टीमेटली टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के बाद सेल साइटोकाइनेसिस करेगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस 1 भी कह सकते हैं। देन सेल वुड अंडरगो इंटरफेज विच इज कॉल्ड एज इंटरफेज 2, और फिर हमारे पास मियोसिस 2 आ जाएगी। मियोसिस 2 की अगर हम स्टेजेस देखें तो दैट इंक्लूड्स, हमारे पास फर्स्ट स्टेज आ जाती है प्रोफेज 2, सेकेंड स्टेज दैट वी हैव इज द मेटाफेज 2, थर्ड स्टेज इज एनाफेज 2 एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज टीलोफेज 2, जिसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस 2 आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट homologous chromosomes. Homologous chromosomes would be terminology that we would be frequently using in our presentation. So let's discuss it beforehand, और इसको हम throughout the presentation आपको understand करने में topics को help out करेगा। homologous chromosomes हमारे पास diploid cells का एक feature है, जिसके अंदर हमारे पास chromosomes जो हैं वो pairs के form में present होते हैं, the way you can see over here. One chromosome would be from the, one of the chromosome from this pair would be from the paternal side या from the father's side, and the second chromosome in this pair would be from the maternal or the mother's side. अब जिस तरह हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन सेल के अंदर, सो दे वुड बी अरेंज्ड when they would be arranged in the homologous chromosome manner, they will arrange themselves like 23 and 23. So 23 हमारे पास पेयर्स के फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 46 क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में हमारे पास अरेंज्ड होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम डिफाइन करते हैं दैट दे आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल? आइडेंटिकल होता है 100% एक दूसरे की कॉपी होना, विच इज़ नॉट दिस केस। और सिमिलर मीनिंग होता है कि कुछ फीचर्स मैच करते हैं और कुछ फीचर्स मैच नहीं करते। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं। सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक पेयर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लेट्स से कि अगर ये लोकेशन 2 पे हैं तो दोनों लोकेशन 2 पे प्रेजेंट होंगे। देन इनके ऊपर जीन का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होगा। अगर एक के ऊपर जीन 1 इज कोडिंग फॉर द ईयर तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी जो हमारे पास जीन 1 है, या जिस तरह हमने कहा कि जीन 1 इज कोडिंग फॉर द ईयर लोब, तो जीन 1 ही हमारे पास दूसरे क्रोमोसोम पे भी ईयर लोब के लिए कोड कर रहा होगा। अब एलील का एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर जीन 1 ईयर लोब के लिए जो था वो अटैच्ड ईयर लोब के लिए था, सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर वो फ्री ईयर लोब के लिए हो। सो वी कैन से कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। कुछ एलील्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। वन मोर थिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो हमें 2 क्रोमोसोम्स शो हो रहे हैं। हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं, और वो 2 क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो आपस में क्रोमेटिड्स हैं दे वुड बी कॉल्ड एज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लाइकवाइज क्रोमोसोम का हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, या इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ लेट्स सी how these homologous chromosomes are different from non-homologous chromosomes, because you need to memorize one thing कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होगी, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के अंदर, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर हो रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट दीज क्रोमोसोम ओवर हियर। लेट्स से कि ये हमारे पास
वन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, देन वी हैव अनदर पेयर ऑफ, लेट्स से दिस इज अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब अगर हम नोट करें तो हम कहेंगे कि दीज टू आर homologous chromosomes and these two are homologous to one another। जबकि अगर हम इसको और इसको देखें तो these two are non homologous chromosomes क्योंकि इनका लोकेशन डिफरेंट है। सो दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो विद इन अ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान नहीं होती। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान भी अगर हो रही है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब इस क्रोमोसोम का ये वाला हमारे पास कंपोनेंट वुड बी नॉन सिस्टर टू दिस, लाइकवाइज इस क्रोमोसोम का दिस क्रोमेटिड वुड बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टू दिस। सो लेट्स मेक इट क्लियर कि हमारे पास हमेशा जब क्रॉसिंग ओवर होगी इट वुड टेक प्लेस इन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देन एक हमारे पास और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द बाइवेलेंट फॉर्मेशन या टेट्राड फॉर्मेशन। जब हमारे पास ड्यूरिंग हम देखेंगे प्रो फेज के अंदर पेयरिंग स्टार्ट होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से आपस में पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी वो फ्यूज़ नहीं हुए होते। उस टाइम पे हम उन क्रोमोसोम्स को टेट्राड कह रहे होते हैं, या फिर टेट्राड फॉर्मेशन, या फिर इसको हम बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी कह रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हम इसको टेट्राड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, ड्यू टू विच वी कॉल इट टू बी एज टेट्राड। और बाइवेलेंट क्यों कह रहे होते हैं? बाइवेलेंट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो ईच क्रोमोसोम है उसके पास हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द प्रोफेज 1, जो कि हम कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज है हमारे पास मियोसिस का, और माइटोसिस के कंपैरिजन में भी ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं इनटू 5 फेजेस, जिसके लिए हमने निमोनिक्स भी मेमोराइज किया। लिप, जिप, डिप, डाई। एल इज फॉर लेप्टोटीन, सेकेंड इज zygote, third phase that we have is pachytene, the fourth one is called as diplotin, and the fifth one is referred to be as diakinesis। तो ये हमारे पास 5 सब फेजेस हैं हमारे पास प्रोफेज 1 के। और यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास प्रोफेज 1 से पहले इंटरफेज 1 जो है वो हो रहा होता है, और इंटरफेज के अंदर हमारे पास मियोसिस के केस के अंदर G2 फेज एब्सेंट है, और उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल G1 फेज के अंदर परफॉर्म कर चुका होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेप्टोटीन फर्स्ट। लेप्टोटीन फेज के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर टुवर्ड्स वन अनदर, और यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। न्यूक्लियस का साइज़ लेप्टोटीन में क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि इससे पहले जो इंटरफेज हुआ उसके एस फेज़ के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो इसका डीएनए था वो डुप्लीकेट हो चुका है। सो उसको अकोमोडेट करने के लिए द न्यूक्लियर साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज द zygote। zygote फेज के अंदर साइनेप्सिस स्टार्ट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि साइनेप्सिस जो है, जो पेयरिंग है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द zygote फेज, बट डू रिमेंबर वन थिंग कि ये पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती है zygote में, इट कंप्लीट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज विच इज़ द पैकिटीन। अब पेयरिंग जब हमारे पास हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स वन अनदर, और वो पेयर अप हो जाते हैं, बट दे डू नॉट फ्यूज़। जब वो फ्यूज़ होंगे देन वी विल कॉल इट
that pairing has been completed. So यहाँ पर अगर हम देखें तो homologous chromosomes के अंदर जब pairing हो रही होती है, जो कि अभी फ्यूज नहीं हुए, उस स्टेज पे हम उनको टेट्रड या उसको हम बाइवेलेंट कह रहे होते हैं. टेट्रड मीन्स इट हैज़ 4 chromatids. That homologous pair has 4 chromatids, और bivalent means that each जो हमारे पास क्रोमोसोम है it would have 2 sister chromatids. नेक्स्ट आ जाते हैं पैकीटीन स्टेज पे. पैकीटीन स्टेज हमारे पास वो स्टेज है जिसके ऊपर ये पेयरिंग जो साइनेप्सिस है इट विल बी completed. So this pairing would be completed during the पैकीटीन स्टेज. और पैकीटीन स्टेज को हम इन सब स्टेजेस में से लॉन्गेस्ट फेज भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेल हमारे पास वीक्स और डेज और इवन ईयर्स तक भी पैकीटीन स्टेज के अंदर रह सकता है, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है. हम ओजेनेसिस जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट कर देती है और प्रोफेज 1 के ऊपर ओजेनेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है या अरेस्ट हो जाती है. अब वो जो प्रोफेज 1 का वहाँ जिक्र होता है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू पैकीटीन स्टेज, क्योंकि अब ये अरेस्टेड जो प्रोफेज 1 है ये जाकर रिज्यूम करता है एडल्टहुड, मतलब राउंड अबाउट द एज ऑफ 13, प्यूबर्टी की जो एज है. सो आप ये देखें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्टहुड तक हमारे पास जो सेल है वो पैकीटीन स्टेज के अंदर या प्रोफेज 1 की स्टेज के अंदर ईयर्स ऑफ ईयर्स भी गुजार सकता है. देन पैकीटीन स्टेज के अंदर हमारे पास जो सबसे सिग्निफिकेंट फिनोमिना पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर हमारे पास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैकीटीन, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं. अब क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास लेट्स से कि दिस इज one chromosome of the homologous pair and this is another chromosome of the homologous pair. तो जैसे ही ये फ्यूज़ होंगे इनके दरमियान में जहाँ पर इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, उस पॉइंट के ऊपर क्याज मेटा फॉर्मेशन वुड टेक प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड एज क्याज मेटा. दिस इज द पॉइंट ऑफ यूनियन वेयर द जेनेटिक मटेरियल वुड बी रीशफल्ड. सो यहाँ से हमारे पास इस क्रोमोसोम, इसको हम लेट्स से क्रोमोसोम 1 कह देते हैं, इसको क्रोमोसोम 2 कह देते हैं. क्रोमोसोम 1 का जो हमारे पास क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज करेगा जेनेटिक मटेरियल विद द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 2. सो यहाँ पर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल शफल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर. डिप्लोटीन अगर स्टेज को हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इससे पिछले स्टेज के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, नाउ द क्रोमोसोम वांट्स टू रिपेल वन अनदर. जब ये रिपेल एक दूसरे को कर रहे होंगे तो स्टार्ट रिपेलिंग वुड हैपन. जो रिपेलिंग है वो स्टार्ट होगी इन डिप्लोटीन और कंप्लीट होगी इन डायकाइनेसिस. तो आपने याद रखना है पेयरिंग स्टार्ट्स एट जाइगोटीन, पेयरिंग कंप्लीट्स एंड क्रॉसिंग ओवर हैपन्स ड्यूरिंग पैकीटीन. डिप्लोटीन के अंदर क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर. ये जो हमारे पास होमोलोगस पेयर है दे स्टार्ट रिपेलिंग. सो वी वुड से दे विल start repelling one another, but they are not completely separated point of chiasm meta pe, they are still attached with one another. So start repelling but not completed, they are still attached at the point of chiasm meta. नेक्स्ट आ जाते हैं डायकाइनेसिस के अंदर. डायकाइनेसिस हमारे पास लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, और जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्रेस कर रहा होता है सेल इन फेजेस के अंदर तो हमारे पास क्रोमैटिन नेटवर्क भी कंडेंस हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. सो डायकाइनेसिस हमारे पास वो फेज़ है प्रोफेज 1 का जहाँ पर मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका होता है, और ये वो फेज़ है जिसके अंदर अल्टीमेटली जो सेपरेशन यहाँ स्टार्ट हुई थी इट विल बी कंप्लीटेड ओवर हेयर. यहाँ पर we would say that separation is mostly completed. Sometimes it still stays united, but mostly separation is completed in this phase. और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है डायकाइनेसिस फेज के अंदर.
अब हम इसको, इन तमाम फेजेस को एक ही एनिमेशन के अंदर कलेक्टिवली विजुअलाइज कर लेते हैं। हमारे पास यू कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर। अगर आप देखें तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कियास्मेटा और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हमारे पास बन गए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स आप देखें न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, माइटोटिक एपरेटस मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1. So now let's talk about the second phase of the meiosis, that is called as the metaphase 1. Now we will discuss the second phase of meiosis 1, that is called as the metaphase 1. Metaphase 1 को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इन कंपैरिजन टू माइटोसिस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं इसके अंदर आप नोट करेंगे कि हमारे पास जो पेयर फॉर्म में आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है होमोलोगस पेयर की फॉर्म में, वो हमारे पास मियोसिस की स्टेज है, मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 1 है। जबकि अगर आप दूसरा सिंगल क्रोमोसोम देखें तो वो आपको माइटोसिस के मेटाफेज में से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं वो ये हैं कि हमारे पास मियोसिस के अंदर हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, इनके हमारे पास जो सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर होंगे, हर क्रोमोसोम को सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटोकोर जो है वो अटैच कर रहा होगा। जबकि अगर हम माइटोसिस के केस के अंदर देखें तो माइटोसिस के केस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं, बल्कि वो सेपरेटली इंडिविजुअली दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है इस तरह से। और हमारे पास जो काइनेटोकोर होगा, ईच काइनेटोकोर वुड बी सप्लाइड विद द 2 काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आपने एक डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास मियोसिस के अंदर जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दे एक्ट एज अ यूनिट, और उन दोनों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटोकोर है। जबकि माइटोसिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हर क्रोमोसोम जो है इंडिविजुअली अरेंज्ड होता है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर पेयर्स के फॉर्म में नहीं होता। और दूसरा हमने देखा कि काइनेटोकोर्स जो हैं वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो 2 अटैच्ड होते हैं एक काइनेटोकोर लोकेशन के ऊपर। इस फेज को हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो आप देखें कि हमारे पास किस तरह से सेंटर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो गए और मेटाफेज प्लेट दे हैव फॉर्म्ड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने नोट किया होगा वो ये है कि मेटाफेज प्लेट के एंड पे आपको मल्टीपल सेल्स शो हुए, और वो मेटाफेज प्लेट के एंड पे अगेन यू कैन सी कि इसके एंड पे आपको मल्टीपल सेल्स शो हो रहे होंगे। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाई दोज मल्टीपल सेल्स, these cells have been shown over here, and that is explained by the law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम देखते हैं कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, वो यहाँ पर अरेंज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ गैमीट्स वुड बी प्रोड्यूस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ये होमोलोगस पेयर है, so let's call it to be as A and this to be as B, और जो सेकेंड है हमारे पास that is the C and D। एक हमारे पास अरेंजमेंट ये होगी। अब ये हमारे पास जो ऊपर वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम और नीचे वाला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है आपस में ये नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर अरेंज हो सकते हैं। एक सेकेंड अरेंजमेंट दैट वी कैन सी ऑल्सो कैन बी कि हमारे पास अपर वंस आर अरेंज्ड इन द सिमिलर मैनर, दैट इज
A एंड B, जबकि जो हमारे पास लोअर वंस हैं वो अरेंज इस तरह से ट्विस्ट करके ऑपोजिट अरेंजमेंट उनकी हो जाए कि हमारे पास यहाँ पर D है और इस साइड पे हमारे पास C है। तो जब सेपरेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट वुड बी AD और इस साइड पे हमारे पास होगा BC फॉर्म में, जबकि यहाँ पर जब सेपरेशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास AC और BD फॉर्म में। ये तो जस्ट हमने 2 क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, तो हमारे पास इस तरह से वैरायटी ऑफ गैमीट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से मल्टीपल जब क्रोमोसोम सेल के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर अरेंज हो रहे होते हैं तो हमारे पास वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फेज ऑफ द मियोसिस 1 which is called as the एनाफेज 1। एनाफेज 1 को हम रिडक्शन फेज भी कहते हैं। रिडक्शन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जब सेल्स जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, वो 2 सेल्स के अंदर हाफ इक्वली डिवाइड हो चुके होते हैं। सो यहाँ पर एनाफेज के अंदर यू वुड ऑब्जर्व कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और एक हमारे पास जो क्रोमोसोम है along with its 2 sister chromatids it will move toward its respective pole। यहाँ पर this whole chromosome with 2 sister chromatids will move towards its respective pole and this will move towards its respective pole। So यहाँ पर chromosome with 2 chromatids are moving to a respective pole। माइटोसिस के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो आपने याद रखना है कि माइटोसिस के केस के अंदर हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में से सेपरेट हो जाते हैं और वन सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड वन पोल एंड सेकंड हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड विल मूव टुवर्ड्स द अनदर पोल। सो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव नॉट बीन सेपरेटेड इन मियोसिस, जबकि माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। सो यहाँ पर इसको हम एनिमेशन के थ्रू भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम है अलॉन्ग विद इट्स 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसके साथ वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज 1। Now let's talk about the last phase which is the telophase 1। telophase 1 ultimately continues to cytokinesis 1। तो हम इसको collectively यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टीलोफेज के अंदर जो हमारे पास स्टेजेस होती हैं यूजुअली वो प्रोफेज के ऑपोजिट होती हैं। मींस कि यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन फॉर्म में डीकंडेंस होगा, न्यूक्लियोलस रीअपेयर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी रीअपेयर हमारे पास हो जाएगा और माइटोटिक एपरेटस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस जैसा कि हमने पहले पढ़ा माइटोसिस के अंदर, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास कि हमारे पास जो आप कह लें कि सेंटर में से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस meiosis 1 is over we will end up with 2 haploid cells। so let's see animation। you can see कि यहाँ पर cleavage is deepening down, contractile ring जो है बना है, then nuclear envelope भी वापस आ गया है और ultimate result जो हमारे पास है वो 2 cells हैं। और अगर आप देखें तो माइटोटिक एपरेटस डिसइंटीग्रेट हो गया है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी क्रोमेटिन की फॉर्म में आ गए हैं। now we will discuss the second phase of the meiosis, that is the meiosis 2। और मियोसिस 2 के हम सारे फेजेस को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे क्योंकि मियोसिस 2 के सारे फेजेस हमारे पास माइटोसिस जैसे ही हैं। जिस तरह माइटोसिस इंश्योर करता है सेम क्रोमोसोम नंबर, इसी तरह से जस्ट अभी जो हमारे पास मियोसिस 1 के रिजल्ट में 2 सेल्स बने हैं, दोनों हैप्लॉइड बने हैं और अब इन हैप्लॉइड सेल्स में जब मियोसिस 2 होगा तो अगेन हैप्लॉइड हमारे पास सेल्स बनेंगे। Therefore, we say that meiosis 2 is just similar to that of the mitosis with one difference के इसके हम माइटोसिस के इंटरफेस के अंदर एस फेज होता है, जबकि मियोसिस 2 के इंटरफेस के अंदर आपने याद रखना है कि एस फेज एब्सेंट होता है। एस फेज इसलिए एब्सेंट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अगेन डुप्लीकेशन। अभी हमने क्रोमोसोम्स को हाफ किया है और डुप्लीकेशन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहे और वो डुप्लीकेशन सिर्फ तभी हो जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्मेशन हो।
वन मोर थिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज इज के ऑल्दो हमारे पास 2 बार इंटरफेस मियोसिस के अंदर आ रहा है, लेकिन ये इंटरफेस का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। इसलिए शॉर्टर होता है क्योंकि हमारे पास मियोसिस के अंदर G2 फेज नहीं होता, और साथ हमने देखा कि जिस तरह मियोसिस 2 के अंदर S फेज भी एब्सेंट है। देयरफॉर कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इंटरफेस का ड्यूरेशन मियोसिस के अंदर इज शॉर्टर while mitosis के अंदर it is longer. Now we are going to visualize all the steps that are anaphase 2, metaphase 2, telophase 2 and prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis 2 in a single animation. So let's start. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करके ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और साथ साथ अगर आप देखें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अरेंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्होंने काइनेटोकोर ने उन्हें अटैच कर लिया है, एंड सेंटर पे वो मेटाफेस प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जो है क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं। ये हमारे पास स्टेज जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द मेटाफेस 2 स्टेज। अब उसके बाद क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ द एनाफेज 2 स्टेज। और इधर देखेंगे आप सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट हुए और अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस 2, और 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास रिजल्ट होंगे। और 4 हैप्लॉइड सेल्स जब जैसे एंड हो रहे हैं, यू कैन सी कि हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया है, और हमारे पास जो प्रेटस है, माइटोटिक प्रेटस है, वो भी डिसअपेयर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर के अंदर अगर आप देखें तो मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। जैसे मियोसिस 1 होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और मियोसिस 2 के बाद भी वो मेंटेन्ड रहता है। जबकि अगर हम माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस इंश्योर्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट टू डॉटर सेल। देन सेकेंड हम डिफरेंस देखेंगे, दैट इज कॉन्स्टेंसी, कि क्या चीज़ है जो मियोसिस कांस्टेंट रखती है अगर वो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। तो मियोसिस जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखती है, मतलब पेरेंट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वही ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा। जबकि अगर हम देखें माइटोसिस के केस में, तो माइटोसिस जो है वो सिर्फ वन सेल टू अनदर सेल, वन सेल वुड बी कॉल्ड एज पेरेंट सेल, अनदर न्यूली फॉर्म्ड सेल वुड बी डॉटर सेल्स, उनके दरमियान में हमारे पास सेम क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखती है। नेक्स्ट देखें क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमने जैसे कि अभी देखा कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मियोसिस 1, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जबकि क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट इन द केस ऑफ द माइटोसिस। देन नेक्स्ट फीचर हम अगर देखें तो दैट इज एवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वेरिएशन प्रोड्यूस होगी मियोसिस के केस के अंदर, देन इट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स एवोल्यूशन। जबकि अगर माइटोसिस के केस के अंदर देखें तो देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, नो वेरिएशन। देन वी कैन सी सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस के अंदर हमारे पास ओनली डिप्लॉयड सेल्स कैन अंडरगो मियोसिस, जबकि माइटोसिस के केस में देखें अगर तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड बोथ सेल्स कैन अंडरगो द माइटोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डॉटर सेल्स नंबर। डॉटर सेल का अगर हम नंबर देखें तो मियोसिस के केस के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 4 सेल्स आर प्रोड्यूस, जबकि माइटोसिस के केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आफ्टर रिजल्ट ऑफ द सिंगल डिवीजन हमारे पास जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे वुड बी 2 इन नंबर। नेक्स्ट डिफरेंसेस हम देख लेते हैं मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान में, और दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन्स। क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 और 2 है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 2, जबकि माइटोसिस के केस के अंदर अगर हम देखें तो सिंगल हमारे पास जो है डिवीजन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरफेस की लेंथ, दोनों की कंपेयर करेंगे। इंटरफेस जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरफेस मियोसिस का शॉर्टर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ G2 and S फेज, जबकि माइटोसिस का इंटरफेस इज द लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द मियोसिस। देन हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे G2 फेज। G2 फेज हमारे पास मियोसिस के अंदर इट इज एब्सेंट, व्हाइल इन द केस ऑफ माइटोसिस इट इज प्रेजेंट।
नेक्स्ट हम देखेंगे रोल इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है मियोसिस। मियोसिस प्लांट्स के अंदर रिजल्ट करती है इन स्पोर फॉर्मेशन, और प्लांट्स के अंदर मियोसिस का माइटोसिस का क्या रोल है। माइटोसिस प्लांट्स के अंदर रोल प्ले कर रही होती है गैमीट फॉर्मेशन के अंदर। अब हम देख लेते हैं रोल इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो मियोसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के अंदर, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, जबकि अगर हम देखें जो ये हमारे पास माइटोसिस है, माइटोसिस एनिमल्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, क्लोनिंग, पार्थेनोजेनेसिस इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होती है। नाउ वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स certain multiple choice questions. Now we will discuss certain multiple choice questions. Let's begin with the first multiple choice question that states that independent assortment is the feature which is related to. We have 4 options over here. We have already discussed कि independent assortment जो है वो हम मेटाफेज प्लेट के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, और वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर वो अरेंज हो रहे होते हैं विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन. सो over here the options that is correct over here is metaphase 1, which is the Charlie option. Now we have MCQ number 2, which is which stages of meiosis promote variation in the gametes. We have 4 options over here, prophase 1 and prophase 2. Alpha option है हमारे पास, metaphase 1, telophase 2 is the beta option, Charlie option is prophase 2 and anaphase 1, and delta option that we have over here is prophase 1 and metaphase 1. Question is कि हमारे पास वेरिएशन कौन से स्टेज प्रोड्यूस करती है इन गेमीट्स. तो वेरिएशन हमारे पास क्रॉसिंग ओवर से होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से हो रहा होता है. सो क्रॉसिंग ओवर इज द फीचर विच इज़ रिलेटेड टू प्रोफेज 1, और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू द मेटाफेज 1. सो हमारे पास यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड इंक्लूड प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1. सो डेल्टा ऑप्शन वुड बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट आ जाते हैं MCQ नंबर 3 पर. सेल Z बिलोंग्स टू अ डिप्लॉयड सेल. सो हमारे पास यहाँ पर सेल Z है which belongs to the diploid cells, and it has how many chromosomes that are shown? We have 16 chromosomes. Now the question states that what will be the number of chromosomes during anaphase 1, and we have 4 options over here. आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब ये वाला सेल जिसके अंदर 16 chromosomes हैं, when it will undergo the S phase of interphase, तो अगेन इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 16 ही होंगे, बट विद द डिफरेंस कि उनके अंदर अमाउंट ऑफ DNA जो है वो डबल हो चुका होगा. 16 क्रोमोसोम्स विद डबल अमाउंट ऑफ DNA, क्योंकि ईच क्रोमोसोम वुड हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स. सो डबल अमाउंट ऑफ DNA वुड बी प्रेजेंट. एज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 16, which is the beta option over here. Now let's talk about the 4th MCQ. Longest phase of the prophase 1 is, so prophase 1 का हमारे पास ये 4 options है, इसमें से अगर longest phase हम देखें तो prophase 1 का longest phase is the Pectine phase, which is the delta option over here, जिसमें हमने देखा कि वो years तक cell can stay in that phase. Now we are going to discuss 5th and the last MCQ over here. Which of the following is unique to mitosis and not the part of the meiosis 1? ऐसा कौन सा फीचर है जो कि माइटोसिस से रिलेटेड है बट वो meiosis 1 के अंदर हमारे पास नहीं होता? हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज बाइवेलेंट फॉर्मेशन. बाइवेलेंट फॉर्मेशन meiosis 1 में होता है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट. क्रॉसिंग ओवर देखें, क्रॉसिंग ओवर भी meiosis में होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल पेयर्स अगर देखें तो येस, क्रोमोसोम का जो हमारे पास पेयर्स हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं. जबकि अगर हम डी ऑप्शन देखें, डेल्टा ऑप्शन, इसके अंदर हम देखें तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड इज शोन विच इज़ द फीचर ऑफ द माइटोसिस. सो ओवर हेयर डेल्टा ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन.